हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो, जिसके अंदर हम देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं या फिर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ES6 या फिर ECMAScript 6 का अगला फीचर इस प्लेलिस्ट के अंदर। और जिस फीचर का नाम है वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स। अभी हालांकि इस सेम वीडियो के अंदर मैं लेट और कॉन्स्ट के अलावा वैर नाम के कीवर्ड का भी आपको उपयोग करना, इस्तेमाल करना दिखाने वाला हूं। So let's quickly get started with the explanation, description, hands-on and comparison between या फिर among var, let and const keywords in JavaScript. So let me quickly switch on my screen और यहाँ पे let's get started with directly the hands-on. अभी फंडामेंटली अगर आप सिंटैक्स को ऑब्जर्व करोगे तो अपार्ट फ्रॉम द कीवर्ड नेम्स, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ var a इज इक्वल टू अ रैंडम वैल्यू, उसके बाद let b इज इक्वल टू अ रैंडम वैल्यू एंड कॉन्स्ट c इज इक्वल टू अ रैंडम वैल्यू। अगर मैं कुछ इस तरीके से अगर तीन अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करूं तो फंडामेंटली एक सिंटैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। इट्स जस्ट अ कीवर्ड नेम और द स्टेटमेंट नेम वैर और लेट और कॉन्स्ट स्पेस वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वॉट एवर वैल्यू यू वॉन्ट टू इनिशियलाइज दैट वेरिएबल विथ, वो वैल्यू बेसिकली हम वहाँ पे लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें तो हमें कुछ डिफरेंसेस दिखाई देंगे। For example, or let's do one thing. Let's start the first experiment with something we called as scope. Now, what exactly a scope is? तो JavaScript के अंदर दोस्तों scope की definition या फिर scope का मतलब कुछ ऐसा है, anything in the pair of or in between the pair of curly brackets we call as scope. ठीक है। सो कर्ली ब्रैकेट्स हमारे पास कहाँ कहाँ पे आती है? कर्ली ब्रैकेट्स आती है फंक्शन का क्रिएशन या फिर डिक्लेरेशन करते हुए, कुछ इस तरीके से फंक्शन नेम अगर कुछ होगा तो, और उसके बाद पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट्स, या फिर फंक्शन के अलावा फॉर लूप बनाते वक्त भी हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स आती है। एक सिंपल सा इफ एल्स कंडीशन लिखते वक्त भी कर्ली ब्रैकेट्स आती है। ट्राई कैच ब्लॉक लिखते वक्त भी हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ कहीं पे भी कर्ली ब्रैकेट्स आती है एक्सेप्ट दैट ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त भी हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर लिखी हुई जो, फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट obj इज इक्वल टू अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, की इज इक्वल टू या फिर की कोलन वैल्यू। सो इन दिस केस वी आर नॉट गोइंग टू कॉल दिस पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स अ स्कोप, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ प्रोग्राम, कुछ कोड, कुछ लॉजिक नहीं लिख रहे हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा। सो अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग विच कम्स अंडर द पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स इज अ स्कोप। अब इस स्कोप के साथ एक्सपेरिमेंट करना मतलब एग्जैक्टली क्या? मान लो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर करता हूँ। सो लेट मी जस्ट कमेंट दिस पार्ट फॉर नाउ। ओके, a इज इक्वल टू 10 और सेम स्कोप के अंदर ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम स्कोप? तो हालांकि फिलहाल हम किसी भी कर्ली ब्रैकेट्स के पेयर के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को कहूँगा सेम स्कोप बिकॉज इट्स अ ग्लोबल स्कोप। जो चीज़ें कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर होती है, फाइल के अंदर हम डायरेक्टली लिखते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। और ग्लोबल स्कोप ये हो या फिर लोकल स्कोप हो, लोकल स्कोप मतलब किसी भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर का, एज लॉन्ग एज द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इन द सेम स्कोप, इट्स इनफ फॉर अस फॉर दिस एग्जाम्पल। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, हम एक ही स्कोप के अंदर ये दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। हालांकि दोनों वेरिएबल्स का नाम भी सेम है और उसका जो कीवर्ड है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, दैट इज वैर, वो भी सेम है। मान लो अगर मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर कंसोल लॉग a कर देता हूँ। नाउ कैन यू गेस द वैल्यू दैट विल बी प्रिंटेड ऑन लाइन नंबर बिकॉज ऑफ लाइन नंबर 9? लेट्स डू वन थिंग, लेट्स एग्जीक्यूट आवर कोड। लेट मी ओपन दिस HTML फाइल विद द लाइव सर्वर इन माई ब्राउजर, और यहाँ पे कुछ अनवांटेड टैब्स को मैं कर देता हूँ क्लोज, एंड लेट्स ओपन द डेवलपर टूल। और यहाँ पे 20 वैल्यू प्रिंट हुई हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या? सेम स्कोप के अंदर, ओके, सेम स्कोप के अंदर, फिर वो चाहे ग्लोबल स्कोप हो या फिर अगर लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट अ फंक्शन। सो सैम्पल फंक्शन कुछ इस तरीके से, और अगर मैं इस लोकल स्कोप के अंदर ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से डाल दूँ, और अगर मैं इसके अंदर कंसोल लॉग कुछ इस तरीके से लिख दूँ, एंड लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दैट फंक्शन और इन्वोक दैट फंक्शन समथिंग लाइक दिस, तो क्या होगा? फिर भी इट इज कंप्लीटली वर्किंग। सो इट डजेंट मैटर वेदर द स्कोप इज लोकल और ग्लोबल। स्कोप के अंदर, सेम स्कोप के अंदर अगर कोई वेरिएबल मैं वैर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर रहा हूँ, देन इट कंप्लीटली वर्क्स इवन इफ यू आर ट्राइंग टू रीडिक्लेयर द वेरिएबल। ये क्या हो गया? रीडिक्लेरेशन एंड रीअसाइनमेंट, या फिर रीइनिशियलाइजेशन कह लो इसको। पहली दफ़ा यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है, देन इट वर्क्स। Now what if we try to perform the same thing instead of using var keyword with the let keyword? So let me try using let keyword, और यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर मैंने var की जगह let keyword का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे मुझे एक एरर बता रहा है। If I hover upon that error, then it is saying cannot redeclare, ध्यान से पढ़िए,
cannot redeclare a block scope variable A. Now let me interpret the meaning of this particular error message for you. इसका मतलब ये है कि ये एरर मैसेज हमें ये पहुंचाने की, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लेट कीवर्ड के साथ बनाए हुए वेरिएबल का जो स्कोप है वो ब्लॉक स्कोप है. Now what is the meaning of block scope? ब्लॉक स्कोप का मतलब ये है कि सेम ब्लॉक के अंदर, इट्स अ ब्लॉक स्कोप, सेम ब्लॉक के अंदर या फिर सेम स्कोप के अंदर अगर मैं सेम वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर करूं विद द सेम लेट कीवर्ड, देन इट इज नॉट अलाउड. ओके, अभी इसी स्टेटमेंट का उल्टा क्या होगा? मेरा स्टेटमेंट था कि सेम स्कोप के अंदर या फिर ब्लॉक स्कोप के अंदर अगर मैं सेम वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर करूं देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो इसी का उल्टा क्या होगा? अगर मैं दोनों वेरिएबल्स को विद द सेम नेम या फिर सेम वेरिएबल को दोबारा मैं अगर दूसरे स्कोप में डिक्लेयर करूं देन इट इज एक्सेप्टेड. मान लो मैंने लाइन नंबर 6 के ऊपर जो हमारे इस फंक्शन के स्कोप के बाहर है वहाँ पे मैंने ए वेरिएबल को यूजिंग लेट कीवर्ड डिक्लेयर किया और उसी को मैंने रीडिक्लेयर किया बट नाउ इन अ डिफरेंट स्कोप, देन इट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल. नाउ कैन यू गेस द आउटपुट ऑफ लाइन नंबर 10? इफ़ यू हैव गेस 20 देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये जो ए वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है वो पॉइंट कर रहा है इस ए वेरिएबल की तरफ. लेकिन अगर मैंने लाइन नंबर 9 को कर दिया कमेंट, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? ऑब्वियसली द आउटपुट विल बी 10 बिकॉज नाउ लाइन नंबर 10 और ये जो ए वेरिएबल मैंने लाइन नंबर 10 के ऊपर लिखा है, नाउ दिस वेरिएबल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डिक्लेरेशन विच आई हैव मेड ऑन लाइन नंबर 6. So this is how the scoping works. Now if I try to do try to perform the same experiment with constant keyword, so let me replace this let with const. So as you are able to see, अगर मैंने इस एरर के ऊपर अगर hover कर दिया तो सेम एरर वी आर गेटिंग. इसका मतलब स्कोप के मामले में let और constant कीवर्ड दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे हैं. अभी यहाँ पे एक और छोटा सा मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से. मान लो अगर मैंने यहाँ पे फंक्शन के अंदर अगर मैंने कुछ इस तरीके से var a इज इक्वल टू 10 लिखा और फंक्शन के बाहर, सॉरी लेट मी जस्ट कॉपी दिस लाइन एंड पेस्ट इट ओवर हियर, और फंक्शन के बाहर अगर मैंने var a इज इक्वल टू 10 लिखा. लेट्स रिप्लेस दिस 10 विथ 20 और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग a को फंक्शन इन्वोकेशन के बाद करता हूँ. ठीक है, सो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू डू, मैं ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने वेरिएबल a को जो कि कंप्लीटली दूसरे स्कोप के अंदर है 10 इनिशियलाइज किया और सेम वेरिएबल को रीडिक्लेयर किया मैंने एक लोकल स्कोप के अंदर. मैंने पहले ऑब्वियसली ग्लोबल स्कोप तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, फिर मैंने मैन्युअली जो लोकल स्कोप के अंदर लिखी हुई लाइंस है उसे फंक्शन को इन्वोक करके एग्जीक्यूट किया. नाउ आई एम वंडरिंग अबाउट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ लाइन नंबर 13. सो गेस, विल इट बी 10 और विल इट बी 20? लेट्स फाइंड आउट. सो एज यू आर एबल टू सी द आउटपुट ऑफ लाइन नंबर 13 इज 10. मतलब दोनों var वेरिएबल्स या फिर var कीवर्ड से बनाए हुए वेरिएबल अगर अलग अलग स्कोप के अंदर है तो वो क्या करते हैं, दूसरा जो वेरिएबल है ना वो पहले वेरिएबल की या फिर रीडिक्लेरेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर केस एज लॉन्ग एज आई एम नॉट यूजिंग दैट वेरिएबल इनसाइड द सेम स्कोप. मान लो अगर मैंने यहाँ पे भी कंसोल लॉग a लिखा तो लाइन नंबर 10 के ऊपर लिखा हुआ a वेरिएबल पॉइंट करेगा लाइन नंबर 9 की तरफ और लाइन नंबर 14 की तरफ लिखा हुआ वेरिएबल पॉइंट करेगा लाइन नंबर 7 की तरफ, कुछ इस तरीके से. सो लाइन नंबर 10 का आउटपुट है 20 बिकॉज लाइन नंबर 10 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 14 का जो आउटपुट है वो है 10 बिकॉज लाइन नंबर 14 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लाइन नंबर 7. नाउ ये था फंक्शन के बारे में. मान लो अगर मैं इसी फंक्शन को रिप्लेस करूँ किसी इफ स्टेटमेंट के साथ. सो इफ आई जस्ट राइट इफ ट्रू and let's try to perform the same experiment. Let me remove line number 10, something like this. अभी आप बोलोगे कि मैंने इनिशियली द डेफिनेशन जो बताई थी स्कोप की वो तो ऐसी बताई थी कि एनीथिंग कम्स अंडर अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स वी कॉल इट एज अ स्कोप और अ लोकल स्कोप. तो फंक्शन को इफ से रिप्लेस करने में हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, जो पहले हमें आउटपुट मिल रहा था वही सेम आउटपुट हमें लाइन नंबर 13 के ऊपर मिलेगा. एनीवेज इनसाइड अ स्कोप इफ आई एम रीडिक्लेयरिंग द वेरिएबल विथ var कीवर्ड और उस स्कोप के बाहर अगर मैं उसे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो स्कोप के अंदर का डिक्लेरेशन कंसिडर ही नहीं होता. तो लाइन नंबर 13 का आउटपुट हम अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 7. But that's not the case. If I just show you the output, sample function. Obviously, we cannot invoke a function which do not exist. So let me just save the file. So अभी आउटपुट क्या दिख रहा है आपको, 20.
इजंट इट इंटरेस्टिंग? अगर ये इफ को मैंने फंक्शन से रिप्लेस कर दिया तो ये 20 कंसिडर नहीं होता और लाइन नंबर 12 का आउटपुट हमें 10 ही दिखता है। लेकिन अगर उसी फंक्शन को मैंने रिप्लेस कर दिया विथ अ स्कोप ऑफ अ इफ ब्लॉक, दैट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट ब्लॉक, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर का रीडिक्लेरेशन कंसिडर हो जाता है। ये कैसे? तो यही कंफ्यूजन आपको आपके माइंड से मिटाने के लिए, आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो कि क्या यहाँ पे हो रहा है, मैंने एक छोटा सा चार्ट प्रिपेयर किया है यहाँ पे। सो इफ आई जस्ट ओपन दिस MD फाइल, let me just show you the preview of this file. See, this is the chart I am talking about. ये चार्ट आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देगा कि इन द केस ऑफ स्कोप हाउ द var, let and const वेरिएबल बिहेव। तो इन द केस ऑफ var इट इज अ फंक्शन स्कोप, ओके, बट let and const इज अ ब्लॉक स्कोप। अभी एवरी ब्लॉक स्कोप, I mean the function scope is not necessarily be a block scope, लेकिन apart from function जितने भी अदर पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स वाले सिंटैक्स है वो सारे कहाँ पे आते हैं? ब्लॉक स्कोप के अंदर आते हैं। सो यहाँ पे ओके एक्सक्यूज मी, सो यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ लेट और कॉन्स्ट के यहाँ पे ब्लॉक स्कोप लोकल वेरिएबल, तो ये सारे के सारे स्कोप में सेम ही बिहेव करेगा। मान लो अगर मैं यहाँ पे वैर की जगह कॉन्स्ट या फिर लेट लूँ तो डजेंट मैटर वेदर आई एम यूजिंग इफ एल्स कंडीशंस ब्लॉक or if else condition scope or a function scope, they are going to behave exactly the same. But if I am using a var keyword, the var keyword variable will behave differently when we are using with a if else condition scope and we are using it with a function scope. So in this case क्या हो रहा है? var keyword अगर एक ग्लोबल स्कोप में मैंने डिक्लेयर किया है तो उसका रीडिक्लेरेशन if else ब्लॉक में तो हो सकता है, ओके, या फिर इफ एल्स जैसे अन्य ब्लॉक्स में भी हो सकता है, जैसे कि फॉर लूप का ब्लॉक या फिर फॉर लूप का स्कोप। लेकिन अगर मैं वही रीडिक्लेरेशन किसी फंक्शन के स्कोप के अंदर करूं तो वो हमारे ग्लोबल डिक्लेरेशन को ओवरराइड नहीं करेगा। एग्जैक्टली अपोजिट केस यू विल बी एबल टू फाइंड इन द लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड, बट दिस लोकल वेरिएबल थिंग विल चेंज द गेम स्लाइटली। इन द केस ऑफ लेट एंड कॉन्स्ट, अगर मैं यहाँ पे मान लो लेट लिखूं, let a is equal to 10, let a is equal to 20. So it doesn't matter whether it is a if else block or a function block. In any case, let और const कीवर्ड से बनाए हुए वेरिएबल्स अगर एक डिक्लेरेशन ग्लोबल स्कोप में है और दूसरा लोकल स्कोप में है तो लोकल स्कोप में किया हुआ डिक्लेरेशन लोकल स्कोप तक ही मर्यादित रहता है या फिर लिमिटेड रहता है। कुछ भी करो वो इसको ओवरराइड नहीं करेगा। सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ लाइन नंबर 12 नाउ? If the line number 9 is not going to override line number 7, then obviously the output of line number 12 will be 10 as we are expecting. And the same behavior you'll be able to find in the case of constant. और उसी के लिए जब मैं ये डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ ना, तब आपके मन में कई सारे मतलब डाउट्स या फिर कंफ्यूजन के पॉइंट्स आ सकते हैं कि अरे बहुत जम्बलिंग हो रहा है। तो वो सेम जम्बलिंग ना मेरे भी मन में हो रहा था व्हेन आई वाज स्टडीइंग दीज कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको सिखाते वक्त या फिर आपको डेमो देते वक्त मैंने क्या किया, मैंने ये चार्ट बनाया जो अभी अभी हमने स्क्रीन के ऊपर देखा। जिस चार्ट को अगर आप आपके मन में विजुअलाइज करोगे तो आपको क्लियर डिफरेंस पता चलेगा रिगार्डिंग द स्कोप बिटवीन var एंड लेट एंड कॉन्स्ट। सो ये तो हो गया स्कोप के मामले में। दूसरी चीज रीअसाइनमेंट। लेट्स टॉक अबाउट द रीअसाइनमेंट। आई एम नॉट talking about reinitialization, reassignment. Now what exactly a reassignment is? Let me comment this part also and let me write down something. Reassignment obviously inside the same scope. अभी हम सेम स्कोप के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि अलग अलग स्कोप के अंदर तो हमने देखा कि we can use the separate variable redeclaration in two different separate scope. लेकिन what about reassignment in the same scope? तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ var a is equal to 10 और कुछ इस तरीके से a is equal to 20 लिखता हूँ, obviously it is going to work. ओके, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इफ आई जस्ट कंसोल लॉग a, the output will be, the output will be 20, correct? But if I use the keyword let instead of the keyword var, तो रीड क्या बोलते हैं उसको, रीअसाइनमेंट पॉसिबल है या नहीं, लेट्स फिगर आउट। सो रीअसाइनमेंट इज क्वाइट पॉसिबल। ओके, सो यहाँ पे लेट कीवर्ड के साथ बनाए हुए वेरिएबल को हम उसके अंदर की वैल्यू ओवरराइड कर सकते हैं। भले ही हम सेम वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते सेम स्कोप के अंदर, लेकिन एग्जिस्टिंग वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है वो ओवरराइड की जा सकती है विथ अ न्यू वैल्यू। सो इट वर्क्स, बट व्हाट विथ द कॉन्स्ट कीवर्ड, the constant keyword? So if you have just figure it out using by just looking at the variables keyword name, that is const. So const stands for the constant, and as the name indicates, once you have initialized a constant variable with some value, you cannot override its value at all. तो अगर मैं ब्राउजर के ऊपर स्विच करूँ तो ये मुझे एक एरर बताएगा कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, इट्स अ एरर, इट्स अ टाइप एरर।
ओके, सो यू कैनॉट रीअसाइन बिकॉज दैट्स द होल पर्पस बिहाइंड कांस्टेंट वेरिएबल्स की अगर कोई भी ऐसी वैल्यू जो एक बार कांस्टेंट टाइप एक बार एक वेरिएबल को दे दी, देन नो वन एल्स विल बी एबल टू ओवरराइट दैट एग्जिस्टिंग वैल्यू फ्रॉम द सेम वेरिएबल। ये होल पर्पस है हमारे कांस्टेंट कीवर्ड का। कांस्टेंट कीवर्ड के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो जो मेरा अगला पॉइंट है, ओके नहीं, ये मैंने चार्ट के अंदर मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में मैं कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल यहाँ पे मेंशन किया है। सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू व्हाट दैट पॉइंट इज, लगे हाथ। सो अगर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल को अभी इंटीजर या फिर न्यूमेरिक वैल्यू पास की है, व्हाट इफ कांस्टेंट इज एन ऑब्जेक्ट। इन दिस केस लेट्स गो विथ अ एरे फर्स्ट। मान लो मेरे एरे के अंदर कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद है, एंड इफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग लाइक दिस 1 2 3 एंड 4, विल इट वर्क? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। हमारे ब्राउजर के अंदर हमें सेम एरर दिखाई देगा। बट व्हाट आई कैन डू इज़, यहाँ पे मैं पूरी की पूरी नई वैल्यू तो इस वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकता, लेकिन इस वेरिएबल के अंदर अगर कुछ ऑब्जेक्ट है लाइक अ जेसन ऑब्जेक्ट और एन एरे, तो मैं इसके अंदर एक नया प्रॉपर्टी या फिर एक नई वैल्यू इंसर्ट या फिर अपेंड कर सकता हूँ। सो इफ़ आई जस्ट राइट एरे दैट इज़ a डॉट पुश, और यहाँ पे मैंने लिखा 4, और अगर मैंने कंसोल लॉग करने की कोशिश की a को, तो मुझे यहाँ पे जो एरे मिलेगा उसके अंदर ये 4 वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हुई हमें दिखाई देगी। सो आई कैन नॉट जस्ट ओवरराइड द एग्जिस्टिंग एरे विथ अ होल न्यू एरे, बट आई कैन अपेंड अ न्यू वैल्यू इनसाइड दैट एग्जिस्टिंग एरे, एंड सेम वर्क्स विद द ऑब्जेक्ट समथिंग लाइक दिस। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जेसन ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर एक की वैल्यू पेयर है, और अगर मुझे उसी ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ इस तरीके से लिखना हो email कोलन example.com, this is not possible. Obviously it is going to show us the same assignment to constant variable wala error. But what if I do something like this, a.email, I'm trying to basically create a new property to my object. So a.email is equal to sagar@example.com, and if I just console log that object, now name as well as email, both properties inside that object persist or exist. So ये था constant variables के बारे में. Anything else is remaining? Yeah, the hoisted part is remaining. See now इस चैनल के ऊपर अभी तक हमने hoisting concept अभी तक हमने कवर नहीं की, शायद मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा probably in the upcoming series. लेकिन यहाँ पे hoisting का सिंपल मतलब ये है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके ही दिखाता हूँ. So let me comment again this part. So अगर मैं यहाँ पे लिखूँ var a कुछ इस तरीके से, तो एक कॉमन सेंस हमें क्या कहता है, वंस यू हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल देन ओनली यू आर सपोज टू यूज इट. ओके, ये तो एकदम सी कॉमन चीज़ है जो हम पहले से ही देखते आए हैं, लेकिन यहाँ पे ये डेफिनेटली इट्स गोइंग टू वर्क. What if I just cut line number 20 and paste it on line number 23 after the console log? What do you think, will it work? So immediately हमारा common sense दोस्तों क्या कहता है कि it won't work, because without declaring the variable how you are supposed to initialize and then use it? It's not possible, but it works. और इसी को हम कहते हैं hoisting. hoisting मतलब या फिर hoisted variables का मतलब ये है कि आप उस वेरिएबल को कहीं पे भी डिक्लेयर करो, एट द रन टाइम, एट द एग्जीक्यूशन टाइम, वो ऑटोमेटिकली एट द टॉप ऑफ योर कोड ही डिक्लेयर हो जाएगा. सो डजेंट मैटर वेदर यू आर डिक्लेयरिंग दिस वेरिएबल ए ओवर हियर और एट द टोटल बॉटम ऑफ योर एंटायर फाइल, डजेंट मैटर. अल्टीमेटली सारे वेरिएबल्स जो var कीवर्ड से बनाए हैं वो एग्जीक्यूशन के वक्त, रन टाइम के वक्त आपके प्रोग्राम के टॉप में ही जाके डिक्लेयर हो जाएंगे, सो दैट लाइन नंबर 20 और लाइन नंबर 21 के ऊपर ए वेरिएबल का रेफरेंस आसानी से मिल जाएगा. दिस इज व्हाट समथिंग वी कॉल्ड एज hoisting. And in the case of hoisting, as I have showed in this chart also, var keyword is hoisted, but let and const are not hoisted keywords. What does that mean? अगर मैं इस var को, it is working with var, अगर मैं इस var को let से replace करता हूँ, then it will show me an error, cannot access a before initialization. Obviously. Similarly, अगर मैं इसको const लिख दूँ, सेम एरर मुझे दिखाई देगा. ये तो एरर अलग है, मिसिंग इनिशियलाइजर इन द कॉन्स्ट डिक्लेरेशन. इस एरर का भी लगे हाथ आपको मतलब बता देता हूँ कि कॉन्स्ट वेरिएबल का रूल ये है कि व्हाइल यू आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल यू आर सपोज टू इनिशियलाइज इट. व्हाई? बिकॉज वंस अ कॉन्स्ट वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड यू कैन नॉट असाइन अ न्यू वैल्यू टू दैट वेरिएबल, एंड दैट्स व्हाई इट हैज़ टू बी इनिशियलाइज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन इटसेल्फ. लेकिन ये मैंने इज इक्वल टू 10 ऐड करने से अभी वाला जो इनिशियलाइजेशन वाला एरर है वो तो चला गया, लेकिन अभी नया एरर क्या है, कैनॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, द सेम एरर दैट वी रिसीव व्हाइल यूजिंग द लेट कीवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन. और ये था लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू द hoisting. So this was about the let, var and constant keyword guys. So आप जब क्या बोलते हो उसको एक्चुअल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करोगे, कुछ कोड लिखोगे
टू बिल्ड समथिंग, तो कौन सा वेरिएबल कब इस्तेमाल करना ये आपके ध्यान में आने के लिए मैंने आपको ये लेट var और कॉन्स्ट में जो डिफरेंसेस है वो बताया। मान लो अगर आपको एक वेरिएबल हाईली इनसिक्योर रखना है, मतलब वो अगर आपने ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर किया होगा और दूसरा कोई भी लोकल स्कोप उसको रीडिक्लेयर कर सकता है, इफ़ यू आर व्हाट यू कैन से सिंपली डोंट केयर अबाउट द रीडिक्लेरेशन और उसके इफेक्ट, देन यू कैन गो विद द var। बट इफ़ यू वांट टू कीप द वेरिएबल विद द सेम नेम ऑब्वियसली और उसका रीडिक्लेरेशन इन टू डिफरेंट स्कोप्स, मान लो एक फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको उसके बाहर कोई पहचान नहीं मुझे चाहिए, सेम वेरिएबल मुझे सेम वेरिएबल के नाम के साथ अगर मान लो मुझे किसी दूसरे स्कोप के अंदर डिक्लेयर करना है तो वो उस स्कोप तक ही लोकल या फिर लिमिटेड रहेगा, देन गो विद द लेट कीवर्ड। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू वांट टू डिक्लेयर एनी कॉन्स्टेंट्स देन यू आर सपोज टू गो विद द कॉन्स्टेंट कीवर्ड। एंड दिस इज ऑल द डिस्क्रिप्शन अबाउट दीज 3 कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट। हालांकि var पहले से ही था, let एंड const ये दो जो कीवर्ड्स है वो जावास्क्रिप्ट के ES6 या फिर ECMAScript 6 नाम के वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। इफ यू थिंक दैट यू हैव लर्न समथिंग important and something useful, hit the like button for this video और ऐसे ही वीडियोस आगे पाने के लिए don't forget to hit that subscribe button as well. Stay tuned and I'll see you in the next video. Bye bye.